हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें हम सब अभी इसके पहले वाले वीडियो में क्या कर चुके हैं, आभासी गहराई तथा वास्तविक गहराई में संबंध तक कर चुके हैं। आज हमको क्रांतिक कोण, पूर्णांतरिक परावर्तन ये देखना है। तो देखिए, क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन से पहले आप थोड़ा सा समझिए। आपको पता है, मान लो ये पहला माध्यम है और ये आपका कौन सा माध्यम है। मान लो ये पहला माध्यम कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, और ये दूसरा माध्यम है कैसा माध्यम है। क्या प्रकाश सदैव विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है उस समय क्या होता है, प्रकाश अविलंब की तरफ झुकता है कि अविलंब से दूर हटता है? अविलंब से दूर हटता है। जब भी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो वह सदैव अविलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। जैसे मान लो कि यह आपका कोई एक प्रकाश है ना, यह कोई प्रकाश है, इस तरीके से आपतित हुआ तो इसको तो निकलना चाहिए कैसा, इसे ऐसे सीधा निकलना चाहिए, लेकिन ये सीधा नहीं निकल रहा। जब थोड़ा सा अविलंब से क्या हुआ, दूर होगा। ठीक है। अगर ये आपको पता है, ये जो कोण होगा आपतन कोण होगा, और अविलंब के साथ ये जो कोण बनेगा ये आपका कौन सा कोण होगा, अपवर्तन कोण होगा। अगर आप इस कोण को और बढ़ाओगे तब आपको पता है ना स्नेल का नियम, साइन आई अपान साइन आर कांस्टेंट होता है। यानी उस लेक्चर में आपको बताया कि अगर आई बढ़ता है तो उसी अनुपात में आर भी इस हिसाब से बढ़ता है, ताकि दोनों के ज्या का अनुपात क्या हो, नियत हो। यानी अगर यहाँ पर आपने आपतन कोण को बढ़ा दिया तो ये अपवर्तन कोण ही बढ़ जाएगा। यानी अगर प्रकाश अब ऐसे जाएगा तो अब ये ऐसे निकलेगा, फिर अगर आप ये प्रकाश ऐसे जाएगा तो हो सकता है फिर ये ऐसे निकले। एक स्थिति ऐसे बढ़ाते 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 ऐसा आएगा कि हो सकता है कि आप ऐसे प्रकाश करो और ये प्रकाश ऐसे सीधे बिल्कुल सतह से होता हुआ निकल जाए। हो सकता कि नहीं हो सकता है? तो जब प्रकाश ऐसे सीधे निकलेगा, क्योंकि अपवर्तन कोण सदैव अविलंब के साथ मापा जाता है, तो अविलंब के साथ यह कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश। जब आप प्रकाश कभी भी अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, अगर आप आपतन कोण को बढ़ाते 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 एक ऐसी स्थिति भी पहुंच जाओ कि ताकि विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण बनता है उसका मान 90 अंश हो सकता नहीं हो सकता है। जिस स्थिति में अपवर्तन कोण 90 अंश होगा, उस स्थिति में जो आपतन कोण आया है, इसी आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। बात समझ में आ रहा है ना। फाइनल आप ये समझना कि मान लो कि आपने प्रकाश को ऐसे आपने प्रकाश को इस तरीके से भेजा और ये ऐसे सीधा निकल गया, तो यहाँ पर ये आपका कौन सा किरण है, आपतित किरण। कौन सा किरण है, आपतित किरण। और ये जो किरण सतह के साथ निकला है सतह से, वो कौन सा है, अपवर्तित किरण। कौन सा किरण है? तो क्या आपको पता है आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आप बोलते हो आई, अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आप क्या बोलते हो, आर। तो क्या यहाँ पर आर का वैल्यू 90 अंश एक नहीं है? तो जब आर का वैल्यू 90 अंश होता है तो उस समय जो आपतन कोण होता है, इसी आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। और इसे हम कभी कभी आई से मतलब आई सी से दर्शाते हैं, और कभी कभी हम लोग केवल कैपिटल सी से दर्शा देते हैं। क्या क्रांतिक कोण, ये दूसरा माध्यम आपका कैसा माध्यम था, सघन, और ये जो पहला माध्यम था, पहला माध्यम आपका कैसा था, विरल। क्रांतिक कोण सदैव किस में बनता है, सघन माध्यम में। क्या विरल माध्यम में कभी क्रांतिक कोण बन सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि विरल माध्यम में, अगर विरल माध्यम से में प्रकाश को भेजोगे, जब वो सघन में जाएगा तो अविलंब की तरफ झुकेगा, तो वहाँ पर कोण 0 होना स्टार्ट करेगा। अरे कोण वहाँ पर और झुकेगा और झुकेगा और झुकेगा, कोण कम होगा ना, कम होते होते वहाँ पर 0 होगा ना कि 90 अंश होगा। तो यानी क्रांतिक कोण कहाँ बनेगा, सदैव और सदैव सघन माध्यम में बनेगा। सघन माध्यम में ही क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण एक प्रकार का आपतन कोण है। अरे ये आपतन कोण होता है, वो अपवर्तन कोण होता है ना। तो क्रांतिक कोण एक प्रकार का आपतन कोण ही है, एक विशेष आपतन कोण है। समझ में आ रहा है ना, एक विशेष आपतन कोण है। कैसा विशेष आपतन कोण है, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो क्या अगला हेडिंग डालो आप, क्रांतिक कोण।
सघन माध्यम में बना वह सघन माध्यम में सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण समकोण यानी 90 अंश हो जाए, ऐसे आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। यानी वह कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे सी या आईसी से प्रदर्शित करते हैं। आप फिगर बना लेना। ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है, ये प्रकाश किरण जाके आपतित हुआ और ये बिल्कुल सतह के समांतर सतह से होते हुए निकल गया। तो ये कोण होगा आई और ये कोण होगा क्या? आर। यहाँ पर आर बराबर 90 अंश है और इसी आई को हम क्या बोलते हैं? आईसी यानी क्रांतिक कोण। तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में आई, इसी को हम लिखते हैं आईसी या हम क्या लिख देते हैं? सी। आर बराबर कितना होता है? 90। ठीक है। अब एक छोटा सा डेरिवेशन है क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। तो अगला हेडिंग डालिए आप, क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। चलो हम इसे कहते हैं, ये आपका पहला माध्यम है और आपका कैसा माध्यम है? दूसरा माध्यम। ध्यान से देखना, आपको ये पता है चूँकि यन बराबर क्या होता है? साइन आई बटे साइन, और यन का मतलब क्या होता है? 1n2। आप अक्सर ये लिखते हैं ना, यन का मतलब क्या लिखते हैं? 1n2। वहाँ पर 1 क्या होता है? जिस माध्यम से प्रकाश होते हुए जाता है, और 2 क्या होता है? जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होता है। यहाँ पर तो दूसरे माध्यम में प्रकाश होके गया है और पहले माध्यम में तो इसका अपवर्तन हुआ है। तो क्या यहाँ पर यन की जगह हम ऐसा लिखेंगे 2n1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? 2n1 क्यों लिखे? क्योंकि प्रकाश 1n2 कब लिखते हैं? जब प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है। लेकिन यहाँ तो प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम जा रहा है ना, तो यहाँ पर आपको 1n2 ना लिख के 2n1 लिखना पड़ेगा। और ये किसके बराबर होगा? साइन आई बटे साइन आर। लेकिन आपको ये पता है आई का वैल्यू कितना? आई को क्रांतिक कोण के लिए आई को आईसी से लिखते हैं, और आर बराबर अपवर्तन कोण तो 90 हो जाता है जब क्रांतिक कोण जब बनता है। तो ये फार्मूला दिस इम्प्लाइज दैट 2n1 को आप क्या लिख सकते हो? साइन आई, और आई की जगह क्या लिखोगे? आईसी अपान साइन आर। आर का वैल्यू कितना है? 90 अंश। यानी
2n1 ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन आई सी अपान साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, और एक का भाग दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी 2n1 ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन आई सी। तो n क्या है, अपवर्तनांक, लेकिन ये किसका अपवर्तनांक है, ये दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। जैसे एग्जाम्पल में समझ लो, अगर ये आपका वायु हो, क्या हो, वायु हो, और ये आपका मान लो क्या है, कांच है, तो सही बात है, कांच आपका सघन है और वायु आपका विरल माध्यम है कि नहीं है। तो यहाँ पर 2n1 का मतलब 2 मतलब कांच और 1 मतलब वायु, तो ये तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है। अगर आपको कांच के अपवर्तनांक का बात करना होगा तो कांच का अपवर्तनांक मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे जब हम कभी लिखते हैं ऐसे एन जी का मतलब ना, ये ग्लास का अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक है, कुछ नहीं दिया मतलब ये वायु के सापेक्ष है। तो यानी ए आपका पहला माध्यम है और जी आपका दूसरा। हमको 1n2 चाहिए, हमें मिला क्या है, 2n1। तो इसे क्या इसके पहले आप पढ़े हो, 2n1 को आप 1/1n2 लिख सकते हो ना। तो हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना, चूँकि 1n2 या 2n1 ये बराबर हो सकता है 1/1n2। तो अब ये फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, जहाँ 2n1 था वहाँ पर हम 1/1n2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन आई सी। या हम इसको जरूरत पड़ने पे ऐसे इधर पलट देंगे तो उधर पलट जाएगा, यानी 1n2 ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/sin आई सी। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो ऐसा ना। जहाँ आई सी क्या है, क्रांतिक कोण ना, आई सी क्या है, क्रांतिक कोण, और 1n2 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और यहाँ पर पहला माध्यम देख लो आपका कैसा है, विरल, और दूसरा माध्यम क्या है। आपको जब न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ पर पहला और दूसरा माध्यम नहीं देगा। जरूरी नहीं हमेशा प्रकाश प्रकाश हमेशा कांच से वायु में जाए, कभी कभी प्रकाश कांच से जल में जा सकता है, कभी कभी प्रकाश हीरे से कांच में जा सकता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो वहाँ पर आपको पहला और दूसरा माध्यम नहीं देगा, तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कौन सघन माध्यम है और कौन विरल माध्यम है। तो आप इस फार्मूले को उस फॉर्म में याद रखो, 1n2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और पहला माध्यम आपका है विरल और दूसरा माध्यम आपका सापेक्ष। यानी यहाँ पर ये जो 1n2 है आप इसके नीचे लिख लेना, यहाँ ये 1n2 आपका क्या है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक ना। यहाँ 1n2 ये क्या है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है। और बाकी आईसी तो आप जानते हो। तो आप इस बात को याद रखना, जब आप ये फार्मूला लगाओगे n बराबर 1/sin c, या साइन आप आई सी ना बोल के सी भी बोल सकते हो ना, क्योंकि आई सी से भी दर्शाते हो और सी से भी दर्शाते हो। तो वहाँ पर ये जो n रहेगा अपवर्तनांक रहेगा, किसका अपवर्तनांक रहेगा, विरल के सापेक्ष सघन का। तो आप ये आपका संबंध है, आप इसे नोट कर सकते हो। बंद कर चंदन। चलो, तो यहाँ तक आपका हो गया होगा। अब आप एक चीज़ यहाँ से नोटिस करो, क्या अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अगर किसी प्रकाश के लिए, जिस प्रकाश के लिए अपवर्तनांक का वैल्यू ज़्यादा होगा, उस प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, कम होगा। क्योंकि आपको पता है ना, साइन का वैल्यू जितना कम होगा एंगल उतना कम होगा, एंगल जितना कम होगा साइन का वैल्यू उतना कम होगा, एंगल जितना बढ़ता जाता है साइन का वैल्यू उतना बढ़ता जाता है। तो अगर साइन का वैल्यू बढ़ेगा मतलब एंगल भी बढ़ेगा, एंगल मतलब क्रांतिक कोण बढ़ेगा। आपको ये बात पता होगा, क्लास 10 में आपने पढ़ा है ना, जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो 7 विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। तो सबसे नीचे आपको यही का पैटर्न मिलता है, विव ग्योर। तो सबसे नीचे वायलेट कलर यानी बैगनी, और सबसे ऊपर रेड कलर यानी लाल कलर मिलता है। आपसे क्योंकि ये पूछ सकता है कि 4-5 रंग दे देगा, पूछ लेगा कि निम्न में से किसके लिए क्रांतिक कोण का मान सर्वाधिक होता है, या किसके लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होता है, या 3-4 रंग देगा,
इन चारों रंगों के लिए जो क्रांतिक कोण का मान है उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए भी आपको दे सकता है। आपको ये पता होगा कि किसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा होता है, किसके लिए क्रांतिक कोण का मान कम होता है, तब तो आप कुछ कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, आपको क्योंकि शुरुआत में ही बताया गया है जब अपवर्तनांक का नोट लिखवाया जा रहा था कि अलग अलग रंगों के लिए एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग होता है ना। तो कांच के लिए जो वायलेट कलर है इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा और रेड कलर के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि देखो अपवर्तनांक कम था इसीलिए ज़्यादा विचलित नहीं कर पाए रेड कलर को, और वायलेट देखो सबसे ज़्यादा विचलित होता है क्योंकि उसके लिए अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा रहा, वो सबसे ज़्यादा उसे दबाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो किसी पदार्थ के लिए या कांच के लिए बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और रेड का सबसे कम होता है। ठीक है, तो अगर रेड के लिए अपवर्तनांक सबसे कम है तो क्रांतिक कोण सबसे, यानी रेड कलर के लिए जो क्रांतिक कोण होता है वो सबसे अधिक होता है और बैंगनी के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम होता है। तो नोट करके आप ये बात लिख सकते हो कि चूंकि अपवर्तनांक ये व्युत्क्रमानुपाती है किसके, साइन IC, यानी क्रांतिक कोण के जाके, और जब क्रांतिक कोण के जाके व्युत्क्रमानुपाती है तो सीधी सी बात है क्रांतिक कोण के भी व्युत्क्रमानुपाती ही होगा। तो चूंकि लाल रंग के प्रकाश के लिए, लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम, तथा बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। इसलिए क्या क्रांतिक कोण, क्योंकि अपवर्तनांक सबसे कम लाल कलर के लिए है ना, लाल रंग के लिए, तो क्रांतिक कोण सबसे अधिक होगा। इसलिए लाल रंग के प्रकाश के लिए, लाल रंग के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण सर्वाधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम, सबसे कम, न्यूनतम। ठीक है, आप इस बात को याद रखना कि लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे कम ना, सॉरी, लाल रंग के लिए सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी के लिए सबसे कम। अब अगला हेडिंग आपका होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना। तो हेडिंग डालिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? आपको पता है, ध्यान से देखना। अभी आपने क्या देखा, ये मान लो आपका विरल माध्यम है और ये आपका कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। क्रांतिक कोण की स्थिति में अगर मान लो ये आपका कोण क्रांतिक कोण है, तो क्रांतिक कोण की स्थिति में जो प्रकाश होता है जब विरल माध्यम में जाता है तो वह पृथककारी सतह से होते हुए निकल जाता है सीधा, और अपवर्तन कोण का मान कितना जाता है,
क्योंकि आपने कोण बढ़ाते बढ़ाते, जैसे जैसे आपने कोण यहाँ पर बढ़ाया था वैसे वैसे ये भी किरण बढ़ता बढ़ता कोण बढ़ता गया था। अगर अब सोचो क्या होगा जब आप इस कोण से और बढ़ा दो, तो अब ये, क्योंकि देखो जब ये इस एंगल पे था तो ये कुछ ऐसा निकला था, जब आपने इस किरण को और बढ़ाया तो ये किरण और आगे गया, और जब इसको और बढ़ाओगे तब ये और आगे जाएगा। तो आगे जाने का मतलब, अगर आपने ये जो किरण भेज रहे हो, यानी जो आपका आपतित किरण है वह क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हुआ, तब ये प्रकाश किरण क्या और फैलेगा, तो इस माध्यम में वापस आ जाएगा, नहीं आएगा, यानी जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में वापस आ गया। तो क्या ये एक प्रकार का परावर्तन हुआ कि नहीं हुआ? परावर्तन में यही होता है ना कि प्रकाश जिस माध्यम में से जाता है टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ। तो फिर परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अंतर क्या है? परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अंतर क्या है? जो परावर्तन होता है वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाने की वजह से नहीं होता है, वहाँ पर सघन और विरल का कोई मतलब नहीं होता है। प्रकाश हवा से चलेगा, कांच से या किसी पालिशदार सतह से टकरा के वापस आ जाएगा, हवा से गया हवा में वापस आ गया, बात समझ में आ रहा है? तो वो भी परावर्तन है। तो वहाँ पर देखो विरल माध्यम से चल के विरल माध्यम में वापस आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने का प्रयास कर रहा है, विरल माध्यम में जाके उसी माध्यम में वापस आ रहा है। क्यों? टकरा के वापस आने की वजह से नहीं, क्रांतिक कोण से अधिक कोण होने की वजह से या अभिलंब से दूर हटने की वजह से उसी माध्यम में वापस आ रहा है। इसलिए इस घटना का, इसको परावर्तन हम केवल नहीं बोलेंगे, इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हुआ, तो वह जो आपतित प्रकाश होगा वह उसी माध्यम में वापस आ जाएगा, और इसी घटना को हम क्या बोल देंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आ रहा है ना? तो आप लिख लो इसका डिफिनीशन। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है, तो वह उसी माध्यम में वापस आ जाता है। उसी माध्यम में वापस आ जाता है। प्रकाश किरण की इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते आप ये फिगर बना सकते हो। ये जो कोण है आपतन कोण है, और अभी आपका कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण है। ये अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण तो अभिलंब से, तो ये भी तो अभिलंब के साथ बना है ना, तो आप दूसरे माध्यम के अभिलंब के साथ कोण मापते हो। फिलहाल इस स्थिति में जो यहाँ जो आई होगा ये किसके बराबर होगा या किससे बड़ा होगा? प्रकाश उसी माध्यम में वापस कब आया है? जब यह कोण क्रांतिक कोण से अधिक कोण बनाया है, यानी इस स्थिति में आई ये बड़ा होता है किससे? IC से। ठीक है, इसे आप लिखो। देखा और उसमें क्या करते हो? चलो अगला हेडिंग, हो गया सबका? चलो अब अगला हेडिंग
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त, तो हेडिंग डालो कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यदि होना है तो उसके लिए शर्त क्या है, तो हेडिंग डालो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त। तो बताओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा, प्रकाश सघन से विरल में जाने का प्रयास करे, सघन से विरल में जाए, विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, तब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर ही जाएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सबसे पहला शर्त क्या है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, ठीक है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये जो आपतन कोण है इसका वैल्यू क्रांतिक कोण से, अगर क्रांतिक कोण से कम होगा तब तो भी फिर प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगा, उस माध्यम में फिर वापस नहीं आएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। यानी पहला शर्त आपका क्या है, तो आप लिख सकते हो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त निम्नवत है, जिसमें पहला शर्त आपका क्या है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। और दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, क्रांतिक कोण से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। अब आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग हैं, जैसे हीरे क्यों चमकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, या देखो कहीं जहाँ कांच चिपक जाते हैं तो वहाँ पर भी देखो आपकी स्पार्किंग होता है ना, शाइनिंग होता है, वहाँ पर चमक आता है, तो वो क्यों होता है। फिर उसके बाद एक आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर ना, आपको पढ़ना है। तो इन अनुप्रयोगों को, और फिर उसके बाद अपवर्तन से संबंधित कुछ अनुप्रयोग हैं, जैसे आपका मृग मरीचिका है, आप पढ़े होगे भी 10th में ना, तो ये सब हम लोग अलग वीडियो में करते हैं। तो आइए अगर हम लोग थोड़ा 2-4 न्यूमेरिकल इस पे फिर कर लेते हैं, ठीक है, क्रांतिक कोण पे, और उसके बाद जो अपवर्तनांक है, आपने 3-4 फार्मूला पढ़ा है ना। सबसे पहला इस चैप्टर में आपको जो फार्मूला यन का मिला 1n2, इसको आप लिखते हो n2 अपान, और इसको हम क्या लिखते हैं साइन i अपान, तो आपका एक फार्मूला तो यही आपको मिला है। फिर उसके बाद प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक में संबंध, आपको ये पता है ना, n बराबर क्या होता है c अपान v। अगर दो माध्यम है तो आप क्या लिखते हो n1 अपान n2, ये बराबर होता है v2 अपान v1, कल हम लोग डिराइव किए इसे। और उसके बाद एक आपका है आभासी गहराई तथा वास्तविक गहराई में संबंध, तो आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध के लिए क्या फार्मूला आया है कल, n बराबर h अपान h डैश, n का मतलब 1n2 भी लिख सकते हो, यानी, और ये 1 क्या था, पहला माध्यम जैसे वायु, और ये दूसरा माध्यम है जल, यानी विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है ये। वायु आपका विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक ये बराबर होता है h/s डैश। h क्या है आपका वास्तविक गहराई, और h डैश आपका क्या है आभासी गहराई। फिर उसके बाद अभी आपने क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध देखा कि 1n2 ये बराबर होता है 1 अपान साइन c, या साइन IC भी आप बोल सकते हो, जो भी आपका मन करे। यहाँ पर भी 1n2 क्या है विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक, यहाँ पर भी 1n2 आपका विरल के सापेक्ष सघन का, ये तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक था। अगर कभी वायु और जल के अलावा कोई दूसरा माध्यम आ जाए तो भी वहाँ पर आप कैसे समझोगे, विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक। यहाँ पर भी विरल के सापेक्ष, और C या IC आपका क्रांतिक कोण है ही। तो ये 4-5 फार्मूले हैं ना, तो इन सब फार्मूले पे हम लोग न्यूमेरिकल कर लें। हाँ टाइम है 55।
तो न्यूमेरिकल फिर हम लोग जाने दीजिए, अगली क्लास में फिर करते हैं ना। तो आज के लिए बस यही तक करते हैं। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।